ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और हम लोगों के लिए आनंद और हर्षोल्लास का ये क्षण है, पल है। हमारी तालियां कुछ कमजोर लग रही है, क्योंकि जोर से जोर जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और जहां मां शक्ति का पूरा धारा बह रहा हो, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का आज्ञा अपने मुख्य अतिथि और अतिथियों से चाहेंगे। शायद अगर कुछ कहा जाए तो कम होगा। आप इनको खुद सुनेंगे तो अनुभव करेंगे कि ये कैसी शख्सियत है। तो इनका भी बहुत बहुत आभार कि गुजरात से चल करके इस बिहार की पावन धरती पर आपने हमें अपना आतिथ्य प्रदान किया। बहुत बहुत आभार एक बार पूरे सभी का। इसके बाद आप आप अपना कार्यक्रम आगे संचालित करें। पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं की अर्पित तुम्हें आज हम, करते हैं मिलके अर्पित तुम्हें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, साथ ही इस कार्यक्रम की शोभा बन रहे हमारे सभी अतिथिगण और बाग के खूबसूरत फूल की तरह हमारे बीच उपस्थित हमारे शिक्षक बंधु और हमारी शिक्षिका बहनें। इसी बीच हमारे बीच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भभुआ, जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे। दर्ज करते हुए विश्व के कई देशों में अपना पैर जमा चुका है और ये आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका आधार स्तंभ, इसको जन्म देने वाले हमारे दो बड़े भाई आदरणीय मनोज चिंचोरे सर, हम
और ये दोनों लोग हम लोगों जैसे सामान्य शिक्षक हैं। तो इनकी ये सोच जब ये कभी निकले और आउट ऑफ स्कूल बच्चों पर इनकी नजर पड़ी और जब उनकी व्याथा गाथा इनको उद्वेलित किया और जब उनके लिए रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया इनका, तब इनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न इस तरह का एक प्रतिष्ठान बनाया जाए जो इन बच्चों के लिए काम करे और जो इनको स्कूल से जोड़े। और ये स्कूल से उन बच्चों को जोड़ता तो है ही, साथ ही साथ पूरे भारत भर के शिक्षकों को यूनाइट करके उस काम में लगाता है। एक बार जोरदार ताली ऐसे प्रतिष्ठान के लिए। और ये हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे प्रतिष्ठान के साथ काम करने का हम सबको अवसर मिला और साथ ही साथ ये बिहार की धरती, ये ज्ञान और मोक्ष की धरती बोध गया इस कार्यक्रम का साक्षी है, जो हर जगह पर कार्यक्रम होते हुए आज बिहार की धरती पर यह कार्यक्रम हो। तो ये रहा इस प्रतिष्ठान के बारे में। उसके बारे में हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। आदरणीय मनोज दादा है, आदरणीय नरेश वाघ सर है, उनसे तो और बात करेंगे। आज फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस जो अभी हम लोग का कार्यक्रम चलेगा, हम लोग बातें सुनेंगे मनोज दादा की, नरेश वाघ सर की। इसके बाद हम लोग अपने अतिथियों को से आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। हमारे बीच IIT पटना के डायरेक्टर महोदय, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि सर समय निकालकर कल से ही हमारे बीच उपस्थित है। एक बार सैल्यूट सर के लिए बनता है और जोरदार ताली से सैल्यूट करते हैं। इसी तौर पर हमारे लिए काशी विद्यापीठ के सर उपस्थित हैं। ये एक और कौशल किशोर सर जो दक्षिण बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, सर हमारे बीच उपस्थित हैं। जागृति कला में हमारे बीच उपस्थित है और माता जी का आशीर्वाद हमें मिला है और साथ ही राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सर हमारे बीच उपस्थित है। तो सबका हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर हम लोगों ने जो आज तक काम किया है और उसके लिए जो पुरस्कार टेबल पर आपके इंतजार कर रहे हैं, तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये सम्मानित हस्त जो हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके से आशीर्वाद स्वरूप हम लोग उस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच DD सूर्यवंशी सर जो अन्ना सर के नाम से मशहूर है, तो उनको पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद जीवन गौरव सम्मान, इसके बाद हिंदी शहीद सम्मान और फिर सरस्वती सम्मान और इसके बाद जो है समापन भाषण के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। एक अहम बात मैं आपको बताना भूल चुका, बाहर गैलरी में हमारे शिक्षकों के द्वारा TLM प्रदर्शनी लगाया गया है और आर्ट गैलरी का लगाया गया है। तो उसमें जो है उसमें हम लोग यदि देख चुके होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग उसको एक बार अवश्य देख लेंगे, क्योंकि वे हमारे अपने कार्य है जो हमने किया है, हमारे लोगों ने किया, हमारे बीच के लोगों ने किया है और इतना खूबसूरत उन्होंने काम किया है, तो उनको भी हम अवश्य देखेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से एक बार पुनः आशीर्वाद देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। वहाँ पर पास लिख देना, जहाँ पे दम निकलता हो वहाँ पे सांस लिख देना। नए भारत की तुम नई उम्मीद हो ऐ मेरे दोस्तों, नए भारत की तुम नई उम्मीद हो ऐ मेरे दोस्तों। बदल देना व्यवस्था, तुम नया इतिहास लिख देना। बदल देना व्यवस्था, तुम नया इतिहास लिख देना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम अपने कैमूर जिले से बिहार प्राप्त कर चुके आदरणीय धीरज सर को एक गीत के लिए इन 4 पट्टियों से आमंत्रित करता हूं कि ये अपने गीत गजलों से यही पैगाम देते हैं, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम देते हैं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, ये अपना काम करते हैं। आदरणीय धीरज सर अपने गीतों के साथ मंच पर। बहुत सा इस सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय अतिथि, बाल रक्षक प्रतिष्ठान परिवार के सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन।
हम सभी शिक्षक हैं और हम शिक्षक एक शिक्षक होते हुए बहुत सारे रोल निभाते हैं। हमारी भूमिकाएं परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहती है, बच्चों के हिसाब से। उसी से संबंधित मैं एक स्वरचित गीत को प्रस्तुत करना चाहूंगा। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। कभी मदारी, कभी बने जोकर, कभी मदारी, कभी बने जोकर, कभी 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 बन जाता हूँ। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। कभी बड़ा भाई, शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। और समय के साथ हमें बदलना पड़ता है, बच्चों के साथ कभी नरम और गर्म होना पड़ता है। इसी के संदर्भ में आगे पंक्तियां हैं। कभी गरम में हूँ, कभी नरम में हूँ, कभी गरम में हूँ, कभी नरम में हूँ, कभी कभी प्यार बरसाता हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। और हम शिक्षक हर मौसम में अपने आप को बच्चों के बीच रखते हैं। तो कभी धूप में, कभी ठंडे में, कभी धूप में, कभी ठंडे में, कभी कभी बारिश में पढ़ाता हूँ। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। कभी सड़क के बन, कभी बन मंजिल, कभी सड़क के बन, कभी बन मंजिल, मैं सही राह दिखलाता हूँ। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। कभी कुम्हार, कभी शिल्पकार, कभी कुम्हार, कभी शिल्पकार, हर कला निखार मेरा हूँ। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, मैं सब ही तो बनाता हूँ। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं, कई रोल निभाता हूँ। शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक हूँ मैं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमारे कैमूर जिला के शिक्षक धीरज कुमार हमारे बीच एक शिक्षा गीत प्रस्तुत किए और इस शिक्षा गीत में वास्तव में ऐसा प्रतीत हुआ कि ये मेरी और हम सभी की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या है, जो कि उन्होंने यहाँ पे एक गीत के माध्यम से रख दिया। सुसादर आमंत्रित करते हैं हमारे नरेश बाग दादा, मंच पे आपका सादर आमंत्रण है। आए और अपने मधुर वचनों से हमारे अतिथियों और हम सभी के बारे में और हमारे प्रतिष्ठान के बारे में बताएं। दीदी, आदरणीय मंच, समूचे भारत से आए मेरे भाई और बहनों, बारसठ प्रतिष्ठान यह बहुत छोटा सा एक कार्य लेकर बाहर निकला था। हम लोगों ने 2017 से इस विषय पर काम करना चालू किया था, लेकिन हमने देखा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसमें काम होता है, उनका एक दायरा होता है,
तो दायरे के सीमित दायरे में हमें काम करना होता है। लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि यह कार्य, यह प्रॉब्लम जो है केवल महाराष्ट्र की नहीं है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस जो काम है, हमने देखी कि हमारे आजू बाजू में तो छत्तीसगढ़ के भी बच्चे हैं, बिहार के भी बच्चे आते हैं, हमारे बच्चे तो गुजरात में जाते हैं। तो इसका मतलब माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो माइग्रेशन होने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। तो छोटा सा काम हमने चालू किया, बच्चों को फाइंड आउट करना, उन्हें उसके पास में जहां रहते हैं उन्हीं के पास में जो गवर्नमेंट का स्कूल है उस स्कूल में उन्हें दाखिल करना और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करना। काम छोटा है लेकिन उसमें से बहुत बढ़िया रिजल्ट सामने आए। फिर हम लोगों ने सोचा कि यह काम केवल बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन कौन करता है? टीचर्स करते हैं, समझे, भारत के टीचर्स करते हैं। फिर हमने ऑनलाइन के माध्यम से, कि कोरोना काल में हम तो घर बैठे थे, लेकिन उस टाइम में हम लोगों ने कोरोना काल में समझे भारत के हमारे टीचर्स भाई और बहनों को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे कोरोना खत्म होता है, बाद में हमने सोचा कि ऑनलाइन तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी ऑफलाइन भी चले, लेकिन ऑफलाइन चलने के लिए इकट्ठा होना जरूरी होता है। फिर हमने प्रयास किया, गुजरात, महाराष्ट्र, बाद में हरियाणा, रवि, मोक्षी भूमि में बिहार आ चुके। कार्य हम लोग करते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम लोग शुरुआत करते हैं ना, हम अकेले होते हैं, लेकिन इसी बिहार की पावन भूमि से या इसके बाजू में हमारे वाराणसी से, इलाहाबाद से हमारे अमिताभ बच्चन साहब है, उनका एक पिक्चर का डायलॉग मुझे हमेशा याद नहीं वही रखा है, मैं जहां खड़ा होता हूँ लाइन वही की शुरू होती है। इसका मतलब हर आदमी को खुद के पास से शुरुआत करना है, अच्छे काम की शुरुआत खुद करना है। क्योंकि गांधी जी भी निकले थे साबरमती से, अकेले निकले थे, बाद में दांडी यात्रा पूरी चली। कोई भी आदमी सबसे पहले खुद सोचता है कि मैं क्या करूं। अगर मेरा विजन क्लियर है तो मैं किसी को साथ लेने के बजाय अकेला निकलता हूं, बाद में सब लोग जुड़ते जाते हैं। मैं इसको बोलना चाहता हूं कि सर, हम लोग तो 2 निकले थे, लेकिन आज करीब करीब हर राज्य से 200 भाई बहन हमारे साथ जुड़ गए। तो हम लोग प्रयास में हैं कि अभी तो हमारे पास 15 राज्य है, लेकिन हमारा प्रयास है सर कि भारत के सभी राज्यों के भाई बहनों से हम जुड़े। उसके लिए हम लोगों ने जो अच्छे टीचर्स काम करते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करते हैं, उन टीचर्स को इकट्ठा करना, उनके कार्य की प्रशंसा हो, क्योंकि कभी भी बोला जाता है कि प्रशंसा हो तो काम बहुत आगे करने की प्रेरणा मिलती है। इस माध्यम से हमने सर इस प्रकार के प्रोग्राम लेना शुरू कर दिया और आपको सभी मंच के आदरणीय महोदय से और आप सभी से अब सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोग्राम के पहले ही दूसरा प्रोग्राम में डेस्टिनेशन चूज करता हूँ, बराबर है। मैंने तुरंत डाल दिया कि मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मैंने डाला है कच्छ, जो गुजरात में, क्योंकि गुजरात में क्या है ना, अभी कच्छ का रन होने वाला है 28 अक्टूबर से 28 फरवरी तक। इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों को उस वातावरण में रहने का एक मौका मिले, उनके साथ घुल मिलकर रहने का मौका मिले सर। इसलिए हमने वहां भी नेशनल सीधा हमने इंटरनेशनल भी कन्वर्ट किया है। तो वहां की कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि दोस्तों एक दूसरे से मिलने के लिए, कच्छ का रंग देखने के लिए और संस्कृति सीखने के लिए, सबसे पहली बात भाषा सीखने के लिए, क्योंकि भाषा चेंज होती है। एक 12 कोस हमारे इसमें बोलते हैं कि एक 12 बोल जाओ या 4 बोल जाओ तो लैंग्वेज बदल जाती है। मेरी मराठी अलग है, मनोज दादा की मराठी अलग है, अन्ना की मराठी अलग है, हम मराठी में मराठी अलग बोलते हैं, लेकिन विभिन्न भाषा का देश होने के बावजूद हम लोग हिंदी के माध्यम से सभी लोगों तक जुड़े थे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप लोग पार्षद प्रतिष्ठान से जुड़ने के लिए गुजरात आने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात आज बोलना चाहता हूँ और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय हरदास शर्मा सर जी का। नेशनल अवार्ड है, फिर भी लगता नहीं है, क्योंकि सर आपको और 2 बार लेना पड़ेगा नेशनल अवार्ड, क्योंकि आप पहले तो आप अकेले थे, आप अकेले ने काम किया तो अवार्ड लिया था। आप तो सभी लोगों को या तो अवार्ड मिला के देना है या तो आपको फिर से दोबारा लेना होगा। मैं पूरे बिहार की टीम थे, कमलेश सर हो, प्रतिभा मैम हो, वंदना मैम हो, नाम तो नहीं ज्यादा ले सकता,
क्योंकि सबके नाम लो तो फिर से वही दिक्कत आएगी, वक्त की कमी है। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। इतना सुंदर आयोजन, वो भी सर 1 महीने के अंदर, क्योंकि पहला डेस्टिनेशन वर्धा था हमारा पहला डेस्टिनेशन हमने वर्धा रखा था, लेकिन सोच बदली, क्यों वर्धा बुलाए, हम क्यों ना बिहार जाए। हरदास सर जी को फोन लगाए, सर जी ने बोले कि सर मैं शाम तक बताता, लेकिन सर ने मुझे दोपहर ही बता दिया कि बिहार फाइनल। इसको बोलते हैं सर खुद पर आत्मविश्वास। इसलिए मैं सभी टीम का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, और मुझे यहाँ बोलने की जो संधि दी, जो चांस दिया, इसलिए मैं मंच का भी यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय महोदय, अतिथि महोदय, आप यहाँ पधारे और हमारी कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ और यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नरेश दादा, आपके लिए कोई एक कोई दो नहीं, कोई एक कोई दो नहीं, पूरी गुलालों की बस्ती है। कोई एक कोई दो नहीं, पूरी गुलालों की बस्ती है। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं, आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं। आप खुशनुमा हस्ती हैं, आप खुशनुमा हस्ती हैं। हमारे नरेश दादा ने जो हमें बताया कि हमारा बाल रक्षक प्रतिष्ठान परिवार आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को ढूंढता है, उन्हें ऐसे पुनः गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में हो या मेरे दिल में आग, ये आग हो कहीं पर आग जलनी चाहिए। हर गांव, हर शहर, हर गली से हाथ लहराते हुए एक लाश निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है कि अब सूरत बदलनी चाहिए। आदरणीय मनोज चिंचोरे दादाजी, बाल रक्षक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप मंच पे आए और अपने 2 शब्दों से हम लोग को आशीर्वचन दें। आदरणीय रेस्पेक्ट दोस्तों, मैं मनोज चिंचोरे जलगांव महाराष्ट्र से आप सभी को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ये आवाज जब भी आपके कानों में गूंजती होगी, चाहे आपका स्क्रीन ऑफ हो तो भी आप समझ लेते हैं कि मनोज दादा बात कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारा मोहब्बत दिया और मंच जैसे सम्माननीय अतिथियों से हमें मिलवाया। नरेश जी हमेशा कहते हैं ना, मैं जहां से खड़ा होता हूं वहां से लाइन शुरू होती है, वो लाइन में पहला मैं आता हूं। जो भी बात होती है नरेश जी की, न जाने हम दोनों को खुद ब खुद समझ जाता है कि अब ये करना चाहिए। तो बस वो फोन करते हैं तो मैं इधर से बोलता हाँ मुझे पता है, अब हमें ऐसा करना है, तो वो बोलते हाँ मैं वही बोलने वाला था। और इसीलिए आप लोग न जाने हम दोनों को क्या क्या बोलते मालूम नहीं, लेकिन हम 2 पहिए हैं और साथ में चलते हैं। और हमारे पहियों के साथ में आप सभी लोग, कोई ड्राइवर है, कोई इंजीनियर है, कोई हमारी कार लेके जाता है, कोई टिकट देता है, कोई बाय बाय करता है, कोई साथ में बैठता है। बस आप सभी प्रवासी हो और उन्हीं के साथ में ये प्रवास शुरू है। छोटी सी बात थी, मंच के लिए बताना चाहता हूं। सर, मैं बहुत रूरल गांव से बिलोंग करता हूं। वहां हमने माताजी और पिताजी के साथ में बच्चों को काम करते हुए देखा है। हालांकि उनका भविष्य पहले ही अंधेरे में था और जो उजाले की आस रखे उनके बच्चों के साथ में वो अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन उन्हीं को खुद को वो अपने काम में हाथ बढ़ाने को बोलते हैं और वहां से उजाला नहीं बढ़ता है। तो हमने वही सोचा कि भाई क्यों ना अभी अभिभावक को भी आप सजग कर दें। आप तो अंधेरे में चल ही रहे हो, आपको अगर उजाला चाहिए तो आपका बच्चे का शिक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। और वो शिक्षण अब तो ऑनलाइन के जमाने में, एंड्रॉइड फोन के जमाने में आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। हालांकि जैसे आप लोगों ने मुझे
हरियाणवी सिखा दिया, गुजराती सिखा दिया, बिहार का जो लैंग्वेज है वो भी, बहुत सारी इंडिया की लैंग्वेज में जान चुका हूँ, समझता हूँ। कई लोग बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी बोल भी लेता हूँ। शिक्षा मायना नहीं रखती है, लेकिन हमारे लिए मायना रखता है संस्कार। इसीलिए सर जी, हमारा प्रतिष्ठान नहीं, मेरा एक परिवार है और एक परिवार के सदस्यों के साथ हम वही बिलोंग करते हैं। इसीलिए जो भी जेंट्स टीचर है उसे दादा कहा जाता है और जो भी लेडी टीचर है उसे दीदी कही जाती है। मेरा परिवार है। मैं इतना अमीर नहीं हूं कि हर गांव में, हर शहर में मैं मेरा एक मकान बांध लूं, लेकिन सर मैं इतना अमीर हूं, पूरे भारत में मेरे कई घर हैं, जहां भी चले जाऊं वहां मेरा मकान है, इनके जरिए, इनके बदौलत। तो इतनी अमीरी आप लोगों देते हैं। बाल रक्षक परिवार की सोच, जैसे नाराज दादा ने कहा, अभी कच्छ में हम ये नाराज जो भारत से नहीं रहते, पहले भारत से रहते, जैसे कि अभी भारत की गौरव की बात हुई, जिन्होंने हम पे राज किया था उन पर हम राज करने जा रहे हैं। इंग्लैंड के पीएम जो है वो इंडियन है ना। और एक बार लिखा था इंग्लैंड में, इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड। बस वही शब्दों ने जब हमारे पीएम ने संसद में पांव कदम रखा तो हम उनके डॉग के साथ कह गए और इंग्लैंड को ही सम्मान करना पड़ा, इंडियन का भी और डॉग का भी। बस सपना देखते जाओ और उसके लिए मेहनत करते जाओ। आप लोग भी पूछ रहे थे ना कि मनोज दादा आप कब सोते हो? जब आप सो जाते हो ना तो मेरी नींद आपके जरिए पूरी हो जाती है। मैं जब खाता हूं, आखिरी थाली किसकी होती है आपको सबको मालूम है। आखिरी थाली मैं खाता हूं तो उसके पहले मेरा पेट भरा होता है, तो मेरा ज्ञान का पेट और प्रेम की भाव आप सभी से मिलती है। बस यही बाल रक्षक प्रतिष्ठान काम करेगा। बाल रक्षक प्रतिष्ठान को अगर किसी को कोई सहायता करनी है तो हमें जो आउट ऑफ स्कूल के बच्चे हैं, ड्रॉप आउट के जो बच्चे हैं, उन्हीं को स्कूल में लाने के लिए सहायता करें। उन्हीं को जो चीजें मिल नहीं रही है उन्हीं को वो चीजें दो, हमें पैसा नहीं चाहिए। आप लोगों का एक, आपको सबको मालूम होगा, हमने आज तक किसी का रुपया नहीं लिया, तो हमें पैसा नहीं चाहिए। हमको उन चीजों की जरूरत है जिनको इन बच्चों में हम कमियां देखते हैं। बस आपका वक्त दो, आपका समय दो, बस इतना भी दिया तो बाल रक्षक परिवार और कुछ करेगा। हम सर जी से बात कर रहे थे कि फॉरेन एजुकेशन एंड इंडियन एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं। अगर कोई फार्मूला मिलता है तो उन बच्चों के लिए भी हम इंडिया में काम करना चाहते हैं। हम सरकार के साथ में काम करना चाहते हैं, आप सबके साथ में काम करना चाहते हैं। हम कोई अलग सा काम नहीं कर रहे, आप सभी का प्रतिनिधित्व करें और आप सभी प्रतिनिधित्व यहाँ पे मिल गए। मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो मुझे आप जब बोलते हो जब याद आता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। हाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं प्रेसिडेंट नहीं, आप सभी का सेवक हूँ। आप सभी की सेवा करने के लिए और भारत भूमि की सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है और बस उतना दायित्व करने की बस संधि मुझे दो, चांस मुझे दो। बस यही कृपा से मैं आप सभी का यहाँ पे मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आमंत्रण स्वीकृत किया, आमंत्रण रखा हमारा मान, स्वीकृत किया आमंत्रण रखा हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। और आगे मैं बता दूं, दुनिया के दो धर्म हमारे बिहार से ही निकले हैं। बिहार में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जन्म यहाँ बिहार में ही हुआ है, हमारे बिहार के ही धरा पे हुआ है। और बिहार दुनिया की सबसे पुरानी और प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसा राज्य है जहां कहें कि हमारे बिहार के प्राउड ऑफ बिहार पूरे इंडिया में ही पूरे दुनिया में समाये हुए हैं। और इसके साथ ही हम आगे
श्रीमती जागृति काला, मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, माइंड ट्रेनर, आई एम अ बिहेवियर काउंसलर व इनसाइड काउंसलिंग सर्विसेज की संस्थापक हैं। वे पिछले 25 वर्षों से कॉर्पोरेटिव शिक्षक और शैक्षिक सामाजिक संगठनों के साथ काम कर रही हैं। वे उत्तराखंड सांस्कृतिक संग्राम बड़ौदा की संयुक्त सचिव हैं। वे 2008 से उत्तराखंड सांस्कृतिक संगम बड़ोदरा में सामाजिक कार्य गतिविधि में शामिल हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, माइंड ट्रेनर के रूप में उन्होंने 16,000 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षित करके उनके जीवन को बदलने के लिए सशक्त बनाया है और उन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। लेकिन उनसे पूर्व हमारे बीच हमारे एससीईआरटी से मैडम प्रोफेसर आभा रानी पधार चुकी हैं, आ चुकी हैं हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में, और हम उनके बारे में क्या कहें, वो तो ऐसी शख्सियत है जिन्हें कि हम कुछ कह नहीं सकते, बस एक शब्द कहेंगे, रोली तंदुल थाल में, रोली तंदुल थाल में श्रीफल लिया सजाए, रोली तंदुल थाल में श्रीफल लिया सजाए। स्वागत है श्रीमती की, स्वागत है श्रीमती की, भेंट दुशाला लाए, भेंट दुशाला लाए। हमारे बीच एससीईआरटी की आभा रानी मैम आ चुकी हैं और आपको बता दें कि मैम आभा रानी चाहती तो बड़ी पोस्ट को धारण कर सकती थी, लेकिन ये कभी प्रशासक के रूप में कार्य नहीं करना चाहती और इसीलिए एससीईआरटी में आज एक शैक्षिक कार्यों से जुड़ के और शिक्षा के रूप को प्रदान करने का कार्य ये कर रही हैं। किसी भी प्रशासनिक पद पे आसीन न होना ये बहुत बड़ा त्याग का की प्रतिमूर्ति है, हमारे बीच आ चुकी है। उनका हम स्वागत के रूप में क्लैप ए बिग हैंड फॉर प्रोफेसर आभा रानी। अब आगे इस कड़ी में हम हरिदास शर्मा सर से आग्रह करेंगे कि उन्हें दुशाला भेंट कर उनको सम्मानित करें। क्लैप ए बिग हैंड। आगे मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जागृति काला मैम को, जागृति काला मैम, क्लैप ए बिग हैंड फॉर आवर मोटिवेशनल स्पीकर जागृति काला मैम। सभी को प्रणाम। मंचस्थ सभी अतिथि विशेष और सभी अतिथियों को मैं प्रणाम करती हूँ और समय का ध्यान रखते हुए मैं सीधे वक्तव्य पे आती हूँ। बाल रक्षक प्रतिष्ठान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने हरियाणा बुलाया था, उसके बाद आज बिहार पर बुलाया गया है। आप सब गुणीजन हैं, शिक्षक हैं, आप सबसे हम सीखे हुए हैं और आपके सामने कुछ कहना क्या लेकर आए यहाँ पर और क्या कहें बड़ा असमंजस होता है, क्योंकि आप गुणीजन हैं। फिर भी एज ए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, जब हरिदास जी ने कहा लास्ट टाइम मैं इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर आई थी, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी होता है कि हम कितने इमोशनली स्टेबल हैं और अपने बच्चों को किस तरह से, आजकल बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस से और जो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उससे काफी संघर्ष करते हैं। तो उसको मैंने उजागर किया था पिछली बार और इस बार मैं की टू सक्सेस थोड़ा वक्तव्य उस पर लेकर आई हूँ। अब आप लोगों को कैसे कहे कि की टू सक्सेस, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, फिर भी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि सब लोग एक बार खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि काफी समय से हम लोग सब बैठे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा हलचल जरूरी है और संडे का दिन बहुत सारे काम छोड़ के सर, डायरेक्टर सर देखिए
ये आसान नहीं होता इतना समय देना। मैडम वहां से यहाँ आई है, हमारे लिए तो इतना आसान नहीं है समय दे रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने लिए स्ट्रेच योर राइट हैंड, सब लोग अपना राइट हैंड स्ट्रेच करेंगे एंड पैट योर बैक और अपने आप को कहिए वेल डन। हम एक दूसरे को कब से प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन खुद को जो है अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बड़े दिल से करिए, ये एक एक्टिविटी नहीं, ये दिल से खुद को अप्रिशिएट करना है। स्ट्रेच योर राइट हैंड and pat your back and say well done. Yes, I am the best. Yes, thank you so much, thank you so much. और please have your seat. छोटी सी क्रिया करेंगे, सब लोग कमर सीधी करके आंख बंद करें। बोध की धरती पर हम यहाँ पर जो है बुद्ध भगवान की धरती पर आए हैं और जरा सा हम ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये हमारी सारी तरंगों को थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर देगा। और ऐसा महसूस करेंगे 3 बार ओम उच्चारण करने के बाद मैं एक मंत्र बोलूंगी, आप कान मतलब आंख बंद रखिएगा, सिर्फ सुनिएगा। और जितना भी अगर कुछ भी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज है, कुछ है, तो सिर्फ ये फील करिएगा कि भगवान बुद्ध हमारे ऊपर बैठे हुए हैं कहीं, और वहां से बहुत सारी औषधि हमारे शरीर को प्रदान कर रहे हैं। और वो ब्लू कलर की औषधि जब हमारे बॉडी में फ्लो होती है तो हर एक कण कण क्लियर हो जाता है। तो हम आंख बंद करेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ओम का उच्चारण करेंगे। Rub your hands और अपनी आंखों को ऊर्जा देते हुए धीमे से धन्यवाद धन्यवाद। हम टीचर्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आपके लिए सक्सेस मतलब क्या सर? अगर हम सक्सेस बोलते हैं तो आपके लिए सक्सेस मतलब क्या है? डिक्शनरी डेफिनेशन प्लीज मत दीजिएगा। स्टूडेंट लाइफ ही बेस्ट लाइफ, इनके लिए सक्सेस है। सर आपके लिए क्या है सक्सेस? किसी भी काम को पूर्ण करने से मन की शांति। किसी भी काम को करने से मन की शांति, खुद खुश रहना और दूसरों को खुशी देना। बहुत बढ़िया, खुद खुश रहना और दूसरों को खुश रखना। मेरे लिए है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और उससे बाकी लोगों को अगर खुशी मिल रही है और वो जो हमें जो आत्मविश्वास मिलता है वही मेरे बहुत बढ़िया। दूसरों को खुशी मिलने से जो खुद को आत्मविश्वास मिलता है। मैं किसी के भी पास आ सकती हूँ। यस, आपके लिए? जब मैं अध्यापन करता हूँ मेरे स्टूडेंट को, और जब मेरा स्टूडेंट सक्सेस होके बाहर निकलता हूँ, वो मुझे मेरा सक्सेस लगता है। धन्यवाद आपका। देखिए, सक्सेस की परिभाषा हम सबके लिए अलग अलग है ना? तो
खुशी, कुछ प्राप्त करना। ज्यादातर हम डिक्शनरी मीनिंग में कहते हैं कि when we achieve our certain aims or goals, then we say that we feel we are successful. But सक्सेस की अपनी परिभाषा है, सबके लिए अलग है, और हमें बच्चों को यही बताना है कि सक्सेस को आप बांधिए मत। जब वो ये देखते हैं अपने आप को एक पैसे में, ओहदे में और किसी चीज में बांधते हैं, तो वो अपने आप को, आजकल जो बच्चे फील करते हैं, वो डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। वो मार्क्स से अपनी सक्सेस को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर हमारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है तो हम सक्सेसफुल हैं, और यही कारण बनते हैं उनके इमोशन ट्रॉमा के। एज ए टीचर हमको उनको ये चीज लेकर जानी है उनके पास कि सक्सेस हम खुद डिफाइन करते हैं। और जैसे मैडम ने कहा, कुछ भी एम गोल पाने के पीछे सर हमें पता है कि उसके बाद जो खुशी मिलती है, यानी जो उसका एंड रिजल्ट है, दैट इज हैप्पीनेस। एंड इफ यू आर हैप्पी वट एवर यू हैव, इन वट एवर स्टेट यू आर, देन वी से वी आर सक्सेसफुल। Does it matter whether I am flying in a plane, मैं आसमान में उड़ रही हूँ या जमीन पे काम कर रही हूँ, उससे कितना फर्क पड़ता है। और हम एज ए टीचर बच्चों के पास ये बात लेकर जाए, राइट। अब अगर सक्सेस ऐसा है क्या जीवन में कि कुछ लोग हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बड़े बड़े लोग हुए हैं, और वो सक्सेसफुल क्यों होते? किसी को पता है कि सक्सेस क्या चीज होती है? मतलब हमसे कोई और लोग ज्यादा सक्सेसफुल है। क्या लगता है आपको कि किस बेस पे लोग सक्सेसफुल है? क्या उनके एजुकेशन की वजह से, क्या उनका एटीट्यूड, क्या उनका माइंडसेट, या उनकी जन्मपत्री बहुत अच्छी है, उनका लक बहुत अच्छा है? नहीं मैम, मेरा मानना है कि सबको मिला करके जो है वही सक्सेसफुल है। यस, सबको मिला के होता है। अगर मैं इसको और सारांश में ले जाऊं, कोई, हाँ जी बोलिए। हम बहुत फटाफट से लेंगे क्योंकि समय कम है, इसीलिए, नहीं तो मैं इंटरेक्शन ज्यादा ले सकती थी। हाँ जी, आपने कहा है कि जिनके पास बहुत सारा दौलत है, जिनके पास धन है, वो सक्सेस है। मेरा मानना है कि जिनकी सोच अच्छी है, जिनका विचारधारा अच्छा है, वो समाज को, एग्जाम्पल के लिए, हर सुख में तो हर लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे दुख में समाज के गिरे हुए तबके के साथ, जैसे सर ने कहा ड्रॉप आउट बच्चों के साथ जो खड़े होते हैं, सच्चे मायने में वो सफल है। बहुत सही आपने कहा कि जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं। माइंडसेट की हमने बात की। माइंडसेट के अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है सक्सेसफुल होने के लिए, जो हमें भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए, वो एक मंत्र है। और अगर हम उनको एक मंत्र जीवन में सिखा दें, कहीं कहीं हम लोग भी बहुत कुछ पाकर यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी होगा कि मैंने कुछ पाया नहीं है, मुझे अभी कुछ पाना है, या मैंने कुछ पाया नहीं। हम में से जरूर 2-4 लोग ये फीलिंग करते होंगे। तो हम एक मंत्र अगर बच्चों को दें, कम समय में मैं वो मंत्र आपसे शेयर करूंगी। उसको बोलते हैं, माइंडसेट के साथ साथ होता है सक्सेस प्रिंसिपल। सर, हम कुछ न कुछ सिद्धांत हमने जीवन में अपनाए होंगे जिसकी वजह से आज आप इस ओहदे पर, इतने लोग आपके जरिए आज कहां वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो वो मंत्र आपने भी उनको दिया होगा, दिया है कहीं ना कहीं। और सक्सेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? रेसिपीज। एग्जैक्टली इफ वी कॉपी दैट वी गेट द सेम रिजल्ट। उन्हीं सिद्धांतों पे अगर चला जाए तो उसी तरह से बना जाता है। बहुत सारे लोगों ने सर को फॉलो किया होगा, मैडम के साथ जब इनोवेटिव पेडागोजी में काम किया होगा तो उन्होंने वहां पर जो है उनको फॉलो किया होगा, सोचा होगा हम मैडम की तरह बनेंगे। हम फॉलो करते हैं, उनके सिद्धांत को पकड़ते हैं, सिर्फ देखते ही नहीं है। और ये सिद्धांत क्या है? तो जैक एंड फील्ड है, बहुतों ने उनकी किताब पढ़ी होगी और कुछ 25 से 26 उन्होंने सक्सेस प्रिंसिपल दिए हैं। उसमें से एक प्रिंसिपल मैंने आप लोगों के लिए आज पे किया है जो हमें बने हैं। तो मानिए 70% प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमारे हो जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, है ना, आगे बढ़िए, हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड रखिए। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, बट एक प्रिंसिपल जो है वो टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ, अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट एवर रिजल्ट्स वी जनरेट। आज हमने अपने जीवन में जो भी रिजल्ट जनरेट किए हैं अपने लिए, हम उनके लिए अकाउंटेबल बने, उन्हें अपनाए। और
कौन से 3 चीज न करें? ये फॉर्मूला कहता है 3 चीज न करें। नेवर एवर ब्लेम एनीबडी फॉर वॉट एवर हैज हैपेंड। आज मेरे माँ बाप ने मुझे ये कर दिया होता तो मैं वो हो गया होता। आज मेरे माँ बाप मुझे पढ़ने के लिए कहीं और भेजते तो मैं IIT हो गया होता, मैं तो खेत में काम कर रहा हूँ। देयर इज नो सच थिंग इन लाइफ। माइंडसेट है आपका। सो नेवर ब्लेम, नेवर कंप्लेन। कोई कंप्लेन नहीं है। हम यहाँ पर आए हैं, इतनी मेहनत बिहार की टीम कर रही है। बहुत चीजें उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में, बहुत सारी चीजें एक्सटेम्पोर हो जाती है लाइफ में, लेकिन कंप्लेनिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन। इट डजंट टेक यू टू सक्सेस। एंड द थर्ड थिंग इज जस्टिफाई। हम क्या करते हैं जब कोई चीज नहीं होती? इसीलिए जस्टिफिकेशन अगर किसी को देना हो यहाँ समय में देने के लिए, तो सर मैडम जितने भी हमारे उपस्थित लोग दे सकते थे। अम्मा कह सकती थी यार इतना दूर कौन आएगा, कौन बैठेगा। सब लोग इतने गुणी जन है जिनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, वो हमें सुन रहे हैं। They could have justified that we don't, हम बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे। They came and hence they are successful. We all are here and hence we are successful. तो क्या जस्टिफिकेशन के लिए जगह है जीवन में? No place for justification. So क्या करना है हमें? जो भी डिसीजन लिया, आज गया आने का डिसीजन लिया, बाल बच्चे प्रतिष्ठान के साथ जुड़ने का हमने अगर बीड़ा उठाया, अगर हम शिक्षक बने हैं, किसी भी कारण कई लोग जो है ना, पहले मैं माफी चाहूंगी सब शिक्षकों के बीच में बोलना चाहती, लेकिन एक माइंडसेट था लोगों का, अरे इजी जॉब है, लेडीज के लिए है। अगर मैं गलत कहती हूँ तो घर गांव ग्रामीण में है ना, आप टीचर बन जाइए। ये मैंने सुना हुआ है। मैं उत्तराखंड के इंटीरियर में से भी आती हूँ, तो मैं वहां भी ये बात, अरे आप टीचर बन जाइए। लेकिन टीचर बन जाइए नहीं, टीचर जैसे अपने आप लोग इस विश्व का निर्माण कर रहे हैं, हम कितनी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। हम सिर्फ टीचर नहीं है। आफ्टर गॉड आई थिंक, एक बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, बट टीचर इज क्रिएटर। हम जो इनपुट अपने बच्चों को देते हैं, जिस तरह से हम उनको आगे लेके जाते हैं, वैसा उनका भविष्य निर्माण होता है। तो we need to accept whatever we are, by whatever reason, whatever we have selected in our life. हमने अपने जीवन में जो भी अपनाया है, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम तो ये बात शायद जानते हैं, हमारे बच्चों तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ड्रॉप आउट जो हो जाते हैं, उनका रीजन ये होता है हम दूसरी जगह आ गए, हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, कुछ दिन काम कर लेते हैं, फिर जुड़ जाएंगे और नहीं जुड़ पाते हैं। So we have to see that हम उन बच्चों को इस बात को समझा पाए कि अगर जीवन that I produce in my life for taking 100% responsibility, I will not blame, complain, and justify, and hold myself 100% अकाउंटेबल। एक बार और रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें बिल्कुल ये क्या आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है। प्रोसेस नहीं आएगा, ये दिल से करना है, ये हर जगह के लिए है, ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है। एक बार बिल्कुल आवाज बुलंद से अपना बोलेंगे, क्योंकि यही चीज हमें बच्चों को देनी है। I take 100% responsibility for my life and the results that I produce in my life. I will not blame, complain, and justify. I held myself 100% accountable. Thank you so much. एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगी, E plus O is equal to R. E is event, O, E and R. R is your responses or reaction and O is your output. Events जीवन में हो जाते हैं, कोविड आ गया, सुनामी आ जाती है जिसमें हमारा जोर नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी इवेंट्स लाइफ में हो जाती है।
अगर आपको आउटपुट यानी रिजल्ट चाहिए, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला बच्चों को देने के लिए है कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इस R को बदलिए, E प्लस R इज इक्वल टू O में आप R को बदलिए, रिएक्ट करेंगे तो आउटपुट अलग होगा और रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल जीवन में अलग हो जाएगा। सो हाउ वी टेक दोज इंस्टेंसेस इन अवर लाइफ। आज अगर हम किसी भी मेंटल स्टेट में है, अगर हम लो फीलिंग में है, किसी डिप्रेसिव फीलिंग में है, या हमारे इर्द गिर्द कोई है, कोई बच्चा ऐसा है, जरूर वो R में डिफरेंस नहीं ला पा रहा है, वो हर चीज में रिएक्ट कर पा रहा है, वो रिस्पॉन्ड यानी कि बैठ के उन चीजों को सोच के एक्सेप्ट और अपना नहीं पा रहा, इसीलिए वो उस फेज में है। उनको प्लीज हेल्प करें, उनके इस फॉर्मूला को करेक्ट करें, उनके R को रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट करें, डेफिनेटली उनका O यानी रिजल्ट चेंज होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम एंड हेयरिंग मी। There was lot to talk, but because of time, I'm cutting down. Thank you so much. बहुआयामी हैं आप, बहुआयामी हैं आप, बहुआयामी है काज, बहुआयामी हैं आप, बहुआयामी है काज, पाकर अपने बीच में, पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज, पुलकित है हम आज। आगे मंच संचालन आप अवसर के बाद हमारे बीच में पटना से चल करके आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर बीएन शर्मा, जो मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं और अभी सुपर 30 में रसायन शास्त्र का क्लास भी ले रहे हैं। सर जहां हैं वहीं पर मैं कृतिका रानी मैम से निवेदन करूंगा कि आपको बैच लगा करके सम्मानित करें। आप सब लोग 3 बार ताली के साथ स्वागत करें, सर को बैच लगाएं। और हमारे बीच में कैमूर की धरती से इसमें सभी अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, इनके सामने इनकी प्रशंसा करना। सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार है। सभागार में उपस्थित सभी मंच और पंच सभी का हृदय से अभिनंदन है और धन्यवाद वंदना जी को आमंत्रित करने के लिए। सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित संस्थान IIT पटना के निदेशक महोदय तथा हमारी शिक्षा की समझ थी वो बदल गई। शिक्षा मतलब कि रोजगार, और इसीलिए हमारी शिक्षा की दुर्व्यवस्था हो गई। जो पूरे दुनिया में भारत की संस्कृति शिक्षा सर्वोच्च मानी जाती थी, उस शिक्षा को इस मानसिकता ने कि हम शिक्षा प्राप्त करने का मतलब है रोजगार प्राप्त कर लेना, नौकरी प्राप्त कर लेना। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा भी कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के लिए। तो शिक्षा आज जो ज्यादातर यूथ है उनको ये लगता है कि हम शिक्षा प्राप्त कर लिए तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक दोष हो गया कि हम इस तरह की शिक्षा बनाए जो नौकरी परक हो गई। जबकि शिक्षा में हम लोग कहते हैं, क्योंकि मैं टीचर एजुकेटर हूँ और पहले भी मैम ने कहा है वंदना जी ने कि मैं स्वेच्छा से ये हूँ। मैं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासन उपसंवर्ग की पदाधिकारी हूँ, लेकिन आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि मैं एक दिन अपनी इच्छा से प्रशासन का काम नहीं की। मैंने अपने करियर की शुरुआत एज ए टीचर एजुकेटर की, जो मैंने मांगा था, और उसके बाद आप लोग शायद जानते होंगे स्वर्गीय मदन मोहन झा जी थे, डॉक्टर मदन मोहन झा जी बहुत ख्याति प्राप्त थे। वो शिक्षा विभाग के सचिव भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बने, और वो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक थे। उन्होंने उस समय झारखंड साथ होता था और 80 शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया था रांची में, रातू डाइट में, और एक वर्कशॉप करके उन्होंने सिलेक्शन किया था। उस समय आप देखते होंगे कि पहले पाठ्य पुस्तकें बनती थी, वो टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन छापती थी और उसमें 2-3 ऑथर्स होते थे, 2-3 लेखक के नाम होते थे।
लेकिन वो बहुत जुनूनी व्यक्ति थे और उनकी यह समझ थी कि जो व्यक्ति विद्यालय में काम करते हैं, जो बच्चों के ज्यादा करीब हैं, वो उनको शिक्षा कैसे दी जाए उनको ज्यादा समझ है। इसलिए उन्होंने 4-5 लोगों हम लोगों का सिलेक्शन किया टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए स्टेट लेवल पर, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाना या अन्य मॉड्यूल बनाना और स्टेट लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स तैयार करना। उस समय मैं वो अर्हता नहीं रखती थी इस पद के लिए। वो नाम रखा गया था उस समय, मतलब हार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कोर्टिंग। वो कोर्टिंग था और उसमें 4-5 लोगों को चुनना था टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के लिए और मैं जुम्मा नौकरी में आई थी। उसमें मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए था, 10 साल की सेवा होती। और पुराना वाला बेसिक जो होता था 4500 का, वो केवल प्रोफेसर लोगों का ही होता था। तो मेरे पास तो मुश्किल से जोड़ जाड़ के 3 साल की सेवा थी और तो स्केल कहाँ से आएगा, वो तो नहीं था, कम ही था स्केल। लेकिन मेरा जो एकेडमिक करियर था और वर्कशॉप के परफॉर्मेंस के आधार पे 3 दिनों का रिगरस वर्कशॉप हुआ था रातू डाइट में और उसमें 5-6 लोग सिलेक्ट किए गए थे, जिसमें कि सभी प्रोफेसर ही थे। एक बीएन कॉलेज के प्रोफेसर थे फिजिक्स के, एक डॉक्टर अनिल पांडे जो SIT के डायरेक्टर भी बने, एक मैडम सुरैया परवीन थी जो पटना कॉलेज में क्लिनिकल साइकोलॉजी की हेड थी, एक डॉक्टर आरिफ हसन थे जो AM सिन्हा इंस्टीट्यूट के थे, अभी मलेशिया में है, एक ऑथर थे जो रिटायर्ड पर्सन थे मैथ्स के ठाकुर जी, उनका देहांत हो गया है, वो रिटायरमेंट के बाद आए थे, और एक डॉक्टर अमर कुमार सिंह थे जो फाउंडर हेड मास्टर थे जमशेदपुर में। इन लोगों का सिलेक्शन किया गया था और हम लोगों ने पार्टिसिपेटरी मोड में टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट का काम शुरू किया उस समय। और तब मुझे पहले भी शिक्षक पसंद थे, उनके साथ काम करना पसंद था, इसीलिए मैंने टीचर एजुकेटर के रूप में मांगी थी अपनी सेवा। मैं टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में गई थी और इस समय अब पूरे राज्य के शिक्षकों से साफ काम होने लगा। तो हम लोग बुक बनाते थे, डेवलप है, उसकी विशिष्टताएं उसमें। तो वो हमारे शिक्षक आते थे, बैठ कर हम लोग 3 दिन में एक किताब की पांडुलिपि आते थे और ऐसी 5-6 पांडुलिपियां आती थी जिसको हम लोग स्टेज में बैठ के विषय विशेषज्ञ और हम लोग मिलकर एक करके फिर वो पुस्तकें बनाना शुरू की। प्रशिक्षण में भी वही हुआ, पहले तो हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में होते थे, शिक्षक ही हमारे ट्रेनर तैयार होने लगे और पूरे राज्य में जिलावार वो प्रशिक्षण देने लगे। तो ये सारी चीज थी उस समय। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद थी 7 जिलों में, जिसको कुछ चीजें भी उसकी बुनियाद पर रही थी। 1986 की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद का ये सब विकास है, क्योंकि वो नीति अच्छी बनी थी और उसके आधार पे हमें शिक्षा व्यवस्था को ठीक करनी थी और शिक्षा ठीक होगी तो सब कुछ, शिक्षा सबके मूल में है। ये मतलब इतिहास साक्षी है, जहां भी महान परिवर्तन हुए हैं शिक्षक उसके मूल में रहे हैं। चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं पैदा होते। तो जब भी शिक्षा की बात होती है, शिक्षक पहले व्यक्ति होते हैं और शिक्षक किनके लिए, तो वो शिक्षार्थी। तो उसी समय हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा विद्यालय है वो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। तो बात विद्यालय मंदिर है, बच्चे देवता हैं उसके, क्योंकि बच्चे हैं इसलिए विद्यालय है, शिक्षार्थी के लिए विद्यालय है, और शिक्षक हर कुछ करते हैं वहां पे, तो वो पुजारी है। इन चीजों को बुलाते वो विद्यालय बनता है और जैसी शिक्षा होगी वैसा हमारा समाज हो जाएगा। हमने अपने संविधान में रखा था, वो नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों को जवाबदेही दी गई थी कि राज्य 10 वर्षों के अंदर 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराएगा। ये था ना, कब बना था संविधान हमारा? 50 में लागू हुआ और 10 साल बाद 60 तक ये हम लोगों को अपना लक्ष्य पूरा कर लेना था। लेकिन ये विडंबना है, दुख है कि हम आज भी समग्र शिक्षा अभियान ला रहे हैं, आज भी हम वही शुरुआत की बात कर रहे हैं,
आज भी हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, अभी भी हमारे बच्चे विद्यालय से बाहर हैं, सभी बच्चे नहीं आए, आप सभी सहमत होंगे इस बात से। और अब हम FLN की बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात अभी कर रहे हैं, कितने दिनों बाद, ये 2022 जो लक्ष्य हमें 60 में पूरा करना था, 2022 में हम पहुंच गए। ये क्यों हुआ है? क्योंकि शिक्षा का अभाव है। अब देखते हैं, हमारे यहाँ ज्यादा क्वालिफाइड शिक्षक है, सरकारी विद्यालयों से छटे हुए शिक्षक ही छटे हुए शिक्षक की पब्लिक स्कूल। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर रेखा अग्रवाल जी, प्रोफेसर किशोर, डॉक्टर रमेश सिंह जी, डॉक्टर जगता काले जी एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि आपने मुझे अपने बीच बैठने का मौका दिया। अभी मैं आ रहा था तो प्रदर्शनी दिखाई जा रही थी और एक मेरे मित्र ने बांस की कुछ पट्टियां दिखाई और उसमें उन्होंने कहा कि हम विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि पतली है तो वो मुड़ जाती है, मोटी है तो मुड़ती नहीं। तो मेरा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, मुझे मोटी वाली लकड़ी को ही पढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन आपको उस पतली वाली लकड़ी को पढ़ाने का मौका मिलता है, जिसको जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे मोड़ कर सकते हैं, जैसे चाहे उसके प्रतिभा के अनुसार उसको दिशा दे सकते हैं। और वहीं से शुरू होता है। वंदना जी ने कहा कि नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत उतनी बुलंद होगी। तो नींव का ही महत्व है। कैसे भी जगह में बिल्डिंग बने, सबसे पहले ध्यान होता है नींव के ऊपर, और नींव से ही शुरू होती है। कोई बिल्डिंग आकाश से ऊपर से नहीं बनती। तो आपका जो समाज के लिए जो महत्व है, उससे मुझे लगता है कि और किसी शिक्षक का उतना महत्व नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि हम कैसे लोगों को पढ़ाते हैं, आप कैसे लोगों को पढ़ाते हैं। क्योंकि आप जो मोल्ड करके देते हैं, उसमें थोड़ा मोड़ा पालिश लगा के हम चमका करके बोलते हैं कि IITN हो गया, ये मेडिकल में आ गया, ये इस विधा में आ गया। लेकिन जो उर्वरा शक्ति, जो पहचान है, वो आप निर्धारित करते हैं। तो इसलिए आप सब शिक्षकों के शिक्षक हैं, तो आपको सबसे पहले मेरा सलाम है, क्योंकि आप शिक्षक है नहीं, सम्मानित शिक्षक अपने अपने प्रदेशों से आए हुए हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में बहुत सारे शिक्षाविद, अधिकारी से लेके प्रोफेसरों ने बताया, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। अब किसकी गलती है, किसने गलती की, अभी बहुत समय बीत गया खोजते खोजते। ये मकाले शब्द भारत के शिक्षा के मन मस्तिष्क से कब समाप्त होगा, मुझे समझ में नहीं आता। अपनी गलतियों का दोषारोपण दूसरे पे देना, मुझे लगता है कि 70 साल 72 साल काफी थे मकाले को भूलने के लिए। लेकिन उनके जाने के बाद हमने उसको भूलने नहीं दिया, बार बार याद दिलाते। और उस तरह की शिक्षा व्यवस्था को पलने पोषने, पल्लवित पुष्पित होने का बहुत ही उर्वरा भूमि को भी हमने स्थापित किया। इसमें दो राय नहीं। मेरे पूर्व मैडम बता रही थी कि बिहार के बारे में जब जाती है तो ग्लानि होती थी। उसके पीछे मकाले का हाथ नहीं है। जो ग्लानि आपको होती थी, उसमें मकाले की भूमिका कहीं से नहीं आती। ये तो आप सब जानते हैं।
शिक्षा सरकार के द्वारा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पे ही डिसाइड होता है, इस पे ही निर्धारित होता है कि उस प्रगति, प्रदेश की प्रगति के बारे में वहां के नेतृत्व का क्या सोच, और उसमें कहीं ना कहीं से ये प्रदेश पिछड़ा है। गौतम बुद्ध की स्थली रही है, महावीर की स्थली रही है, गुरु नानक की स्थली रही है, और राम के गुरु की भी जगह रही है, विश्वामित्र भी बिहार से ही। तो ये सारे लोग, इतिहास बड़ा गौरवशाली है, लेकिन वर्तमान में जो इसको ध्रुवील करने का प्रयास हुआ, उसमें ईमानदारी से कहूं तो हम शिक्षकों का भी कुछ न कुछ सहयोग रहा है। स्कूल में समय से नहीं जाना, जब शिक्षक नहीं जाएगा समय से तो विद्यार्थी कैसे आए? ड्रॉप आउट क्यों होता है? उसमें हम शिक्षकों का भी कुछ हाथ है। जब हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, जब पढ़ाएंगे नहीं, समय पे आएंगे नहीं, स्वच्छ खुद नहीं रहेंगे, नियमित खुद नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन जो, उसका प्रभाव निश्चित तौर पे आने वाले विद्यार्थियों पे पड़ता है। और ऐसे विद्यार्थी जो पहले से ही मन से बहुत नहीं जुड़े हैं, विद्यालय से जुड़ना नहीं चाहते, शिक्षा से नहीं जुड़ना चाहते, उनके लिए हम एक अवसर प्रदान करते हैं कि वो ना आए स्कूल। आप बार बार आईआईटी का नाम ले रहे थे कि आईआईटी ऐसा है वैसा है। इसी देश के लोग आईआईटी चलाते हैं। कोई चांद से और सूरज से उतर करके वहां शिक्षक नहीं है, हमारे आपके बीच में है। आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका पुत्र हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है। क्या अलग करता है आईआईटी अन्य जगहों से? उसमें बहुत कुछ अंतर नहीं, एक ही अंतर है जिसको कि हमारे मनोज भाई ने कहा, संकल्प शक्ति। वहां 40 घंटे पढ़ाना है एक सेमेस्टर में, तो आपको 40 घंटे पढ़ाना पड़ेगा। जितनी भी छुट्टियां मान लो, कहीं चले जाओ, EL, PL, CL जो भी लेना हो, उससे कोई जिम्मेवारी कोई लेना नहीं चाहता। आपका जिम्मेवारी है कि उस कोर्स में 40 आवर्स आपको पढ़ाना पड़ेगा, जो कि विश्वविद्यालयों में नहीं है, खास करके राज्य विश्वविद्यालयों में तो एक भी नहीं है। ये कमिटमेंट, परीक्षा की तिथि, एडमिशन के दिन तय होती है कि आपकी परीक्षा इस वीक में होगी, उसी वीक में होती। आपके विश्वविद्यालय में परीक्षा टालने की परंपरा, और उसमें कर्मचारी से लेकर के शिक्षक और विद्यार्थी सब मिलकर टलवाते हैं। ये अंतर है। जो हर चीज का समय निर्धारित है, उसी निर्धारित समय पे होगा। कल मेरे यहां विद्यार्थियों की हुजूम आया हुआ, 570 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया IIT पटना में, और 10:30 बजे के पहले सारे डॉक्यूमेंट चेक हो गए, और 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक उनका ओरिएंटेशन हुआ, और 1 घंटे के उसके बाद उनको पूरा बताया गया कि किस तरह से आपको रहना है। इसके पहले उन्हें हॉस्टल आने के पहले अलर्ट कर दिया। क्या ऐसा कमिटमेंट विश्वविद्यालयों में नहीं हो सकता? क्या ऐसा विद्यालयों में नहीं हो सकता? मैं इधर पढ़ता हूं अखबारों में, राज्यपाल महोदय चिंतित है क्योंकि सत्र नियमित नहीं है, तो मंत्री जी चिंतित हैं, सत्र नियमित नहीं है, सचिव जी चिंतित हैं, सत्र नियमित नहीं है, कुलपति चिंतित हैं, सत्र नियमित नहीं है। तो सत्र नियमित करने की जिम्मेवारी किसकी, किसका दायित्व है? जब सभी चिंता ही करेंगे तो दायित्व किसका है? कौन कराएगा एग्जाम? कुर्सी, बेंच, टेबल और पंखा?
तो हर चीज का नाम लेकर के कि इनका दोष है उनका दोष है वहां से नहीं करेगा। और मुझे लगता कि विश्व में कहीं भी शिक्षा जो है, हमें यहाँ की परिस्थितियों के बारे में बहुत जानकारी नहीं। शिक्षा सरकार नहीं सहकार। यहां कोई नियुक्त करते तो भाई जैसा हमारे मित्र ने कहा कि भाई जैसा बोएंगे वैसा ही तो होगा। तो ये हम एक सर्वांगीण जो है मेटामॉर्फोसिस की जरूरत है पूरे सिस्टम में कि हम कैसे शिक्षा को ऐसा बनाए जिसमें विद्यार्थी घर से भाग के आए, आने की ललक हो, घंटों पहले से घर में तैयारी करे और स्कूल में जाने के बाद उसको ऐसा ही माहौल मिले जिसमें वो जाना नहीं चाहता हो। तब तो वो असली शिक्षा हुई जिसमें चरित्र निर्माण से लेकर सामाजिक समरसता से लेकर के उसके हर पहलुओं पर देखना चाहिए। आजकल जब से मोबाइल आया है तब से गार्जियन की जिम्मेवारी कम हो गई। भाई बच्चे को मोबाइल दे दिया, वो बिजी है, साथ में पिताजी भी बिजी है, अपने व्हाट्सएप खेल रहे हैं। तो फिर विद्यार्थियों को हम दोष देते हैं कि क्यों मोबाइल देखते हैं। भाई आपने मोबाइल दिया क्यों? तो वो तो वही बात है कि शराब बिकनी नहीं चाहिए लेकिन फैक्ट्री नहीं बंद होनी चाहिए, दुकान। तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको जहां पे दिक्कतें हैं वहां से शुरू करिए निराकरण, तभी जाकर के शिक्षा में सुधार। आपने जो ड्रॉप आउट बच्चों की चिंता की, इसके लिए नई शिक्षा नीति की जो बात अभी हो रही और उसके तो सारे विशेषज्ञ बैठे हैं, मैं तो उसका विशेषज्ञ नहीं, मैं तो एक विद्यार्थी हूं और रोज कुछ पढ़ने पढ़ाने के काम में अभी तक मेरी रुचि बनी हुई है, मैं कहूंगा। अब पता नहीं कब तक चलेगी, ये नहीं बता सकता, लेकिन अभी भी क्या हम विद्यार्थियों को ये शिक्षा देते हैं कि हर दिन कम से कम एक पेज पढ़ाकर, क्या हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप एक पेज जरूर नया पढ़ करके आइए? बताइए, ऐसा होता नहीं। आप पहले के शिक्षकों को देखिए, उनकी डिग्री कम थी लेकिन वो अच्छे शिक्षक थे। आज डिग्री बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन अच्छे शिक्षक नहीं है, वो यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल। इसीलिए रतन टाटा जी ने एक बार कहा, एक व्यक्ति आया उनके पास, इतनी मोटी फाइल लेके आया, भाई ये डिप्लोमा, ये कोर्स, वो कोर्स सब देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये सब तो बहुत अच्छा है, ये दिखा रहा था कि आपने बहुत कुछ खर्च किया है इन कागजों को खरीदने में। आप जानते क्या हो? आप मुझे एक लाइन में बताओ कि आप मेरे लिए कैसे उपयोगी। और उस व्यक्ति ने आधे घंटे का समय लिया और तब भी नहीं बता पाया कि मेरी उपयोगिता क्यों है और ये मोटी फाइल जो है उसको जस्टिफाई किया। तो उन्होंने कहा कि ये आपका सनद जो है ये दिखाता है कि कितना समय और कितने पैसे आपने खर्च किए, लेकिन आपने क्या सीखा ये परिलक्षित। सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। मैं तेजस्वी प्रियांशी आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका नाम है वी लव यू टीचर्स। We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन। We love you teachers, we praise
से, सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन। सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन। We love you teachers, we praise you teachers, we thank you teachers for everything. Thank you.